नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की आज की इस कक्षा में पाठ 10 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत के कुछ ज्ञातव्य महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम कि विसर्ग का उच्चारण कैसे करें। संस्कृत भाषा को पढ़ने और बोलने से पहले वर्णों के उच्चारण के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। प्रायः नए नए संस्कृतानुरागी को या प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले छात्रों को यह ज्ञान नहीं होता कि विसर्ग का उच्चारण कैसे करें, अनुस्वार का उच्चारण कैसे करें, अनुनासिक का उच्चारण कैसे करें या संयुक्ताक्षरों का उच्चारण कैसे करें। संस्कृत में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान निश्चित होने के साथ ही अनेक वर्णों और अयोगवाहों को उच्चारित करने के कुछ विशेष नियम हैं। उन्हीं में से विसर्ग के उच्चारण के भी बहुत सारे नियम हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि विसर्ग क्या है। हमने पहले के वर्णमाला के वीडियो में अच्छी तरह जाना है कि संस्कृत में वैसे तो 8 अयोगवाह होते हैं, पर मुख्य रूप से प्रारंभिक स्तर पर हमने 2 अयोगवाह जाने हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार माने अम, विसर्ग माने आह। और इन 2 अयोगवाहों के अलावा भी 6 अयोगवाह और हैं, जिह्वा मूले, उपदमानी या चार्यम इत्यादि। उनको प्रारंभिक स्तर पर पढ़ना आवश्यक नहीं होता, उच्च स्तर के छात्र उन अयोगवाहों को पढ़ते। तो अभी हम जानते हैं कि विसर्ग की प्रकृति कैसी है। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि विसर्ग हमेशा स्वराश्रित होता है, माने स्वर पर आश्रित होता है, माने स्वर के बाद ही आता है। वो पहली बात तो ये कि वो किसी व्यंजन के बाद नहीं आता, और दूसरी बात ये कि उस स्वर के बाद आता है, इसलिए किसी भी शब्द में उसका स्थान शब्द के अंत में या मध्य में होता है, पर शब्द के पूर्व में नहीं होता। देखिए उदाहरण के लिए हम यहाँ पर 2 शब्द लिखकर हम देख सकते हैं कि या तो ये शब्द है, जैसे दुख हमें लिखना है, तो ये दुख, तो ये विसर्ग एक पद के मध्य में है। और या फिर अंत में होता है, राम, राम। पर हम आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये विसर्ग किसी शब्द के या पद के आदि में लगा हो। ऐसी स्थिति कभी भी नहीं बनती। इसलिए सबसे पहले हम ये जाने कि विसर्ग स्वराश्रित होते हैं। दूसरा, ये महाप्राण वर्ण है, माने विसर्ग का उच्चारण करते समय हमारी बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, हमारी बहुत सारी प्राण वायु बाहर निकलती। इसी तरह वर्णों के उच्चारण स्थान के वीडियो में हमने जाना कि विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और वो वीडियो भी आपने अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर लगा है, उसका पहले वाला भी वर्णमाला का वीडियो भी आई बटन पर लगा है। आप दोनों वीडियोस को यथा समय आराम से देख लीजिएगा, तो आपको वर्णमाला के बारे में भी अच्छे से जानकारी हो जाएगी और वर्णों के उच्चारण स्थान का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यह हमने उस वीडियो में जाना था। उसका सूत्र भी हमने पढ़ा था कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। अ माने अ आ, कु माने कवर्ग क ख ग घ ङ, ह और विसर्जनीय माने विसर्ग। इन क्षम्यताम, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, माने अ आ, क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये वर्ण कंठ कहलाते हैं। दूसरी तरह से भी लिखा हुआ मिलता है हमको यह सूत्र पाठ भेद कि अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, इसलिए इन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। और देखिए विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है और ह का उच्चारण स्थान भी कंठ है। ह और विसर्जनीय दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए कई बार गलती से लोग विसर्ग का उच्चारण ह की तरह कर देते हैं।
यद्यपि ह से बहुत मिलता जुलता उच्चारण है विसर्ग का, पर ह की तरह नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी बात, हमारे संस्कृत वाङ्मय में कोई भी बात हवा में नहीं बोली जाती। किसी भी नियम के लिए एक व्यवस्थित सूत्र होता है या एक व्यवस्थित कारिका होती है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की याज्ञवल्क्य शिक्षा में इस विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विसर्ग का उच्चारण हकार को छोड़कर करना चाहिए, माने हकार जैसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। देखिए वो कारिका देखिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा में कह रहे यथा बालस्य सर्पस्य निश्वासो लघुचेतसः एवमूष्मा प्रयोक्तव्या हकार परिवर्जिता। कह रहे यथा बालस्य सर्पस्य निश्वासो, जैसे बालस्य सर्पस्य माने बालक सर्प छोटे सांप का निश्वास होता है। छोटा सांप कैसा? लघु चेतसः, लघु चित्त वाला जो छोटा सा सांप। देखिए जो बड़ा सांप होता है उसकी फुफकार तो बहुत भयंकर होती है, वैसी भयंकर फुफकार हमको नहीं निकालनी है विसर्ग में। कह रहे बाल सर्प का जैसे निश्वास होता है, बाल सर्प जैसे फुफकार मारता है, वैसे ही कह रहे हैं विसर्ग के उच्चारण के समय एवं ऊष्मा प्रयोक्तव्या, उसी तरह की ऊष्मा का प्रयोग करना चाहिए, उसी तरह की ऊर्जा हमें अपने कंठ से बाहर निकालनी चाहिए। पर देखिए एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हकार परिवर्जिता, जो हकार से परिवर्जित हो, हकार को छोड़कर हकार का परित्याग करके माने ह ऐसा उच्चारण हमको विसर्ग का नहीं करना है। तो फिर कैसा करना है? कह रहे सांप, छोटे सांप के बच्चे की फुफकार की तरह इस तरह से हमको उच्चारण करना होता है विसर्ग का। अभी हम देखते हैं। तो विसर्ग चूंकि स्वराश्रित है तो आ ई उ री, रि री मतलब रि के बाद भी लगता होगा, और ए आई ओ औ इन सारे स्वरों के बाद विसर्ग लगता है। और हर स्वर के बाद लगे हुए विसर्ग के उच्चारण करने की विधि थोड़ी थोड़ी सी भिन्न है। तो आइए हम एक एक स्वर के साथ विसर्ग का उच्चारण करके इस बात की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, तो हम पहले अ के बाद वाले विसर्ग को देखते हैं। देखिए स, राम, नमः, शिव, श्री गणेशाय नमः, नमः, ऐसा ह नहीं बोलना, नमः। अब हम देखते हैं आ के उदाहरण। आ, अब जब आ के बाद विसर्ग आता है तो ह ऐसा ना होते हुए हा, ह से मिलता जुलता सांप के फुफकार की तरह हमको उच्चारण करना होता है। देखिए जैसे लिखा है ता में लगा है विसर्ग, तो ताह, ताह ऐसा नहीं बोलेंगे, ताहा, हा, ताहा, लताहा, एताह, मालाह, आह। अब ई में जब विसर्ग लगा होगा तो उसके विसर्ग के उच्चारण में भी हम ई मिश्रित सांप की फुफकार जैसा उच्चारण करेंगे। जैसे हम बोलते ना ओम शांति, शांति नहीं बोलते, शांति, शांति, शांति। तो देखिए मुनि, शांति, हरि, कपि भी। और अब देखिए यहाँ पर ई के बाद आने वाले विसर्ग का उच्चारण करते समय बड़ी ई की मात्रा के साथ हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे। जैसे श्री ही, पुरी ही, पुरी ही, श्री ही। देखिए अब समझाने के लिए मेरे मुंह से पूरा ही निकल रहा है ना। पर बड़ी ई की मात्रा हम उस
जैसे सांप की जो फुफकार जैसी आवाज हम निकाल रहे हैं उसमें बड़ी की मात्रा लगेगी। नदी ही, पूरी ही, लक्ष्मी ही। अब आइए हम और अन्य स्वरों उ के साथ देखते हैं। मतलब हम उ के बाद आने वाले विसर्ग का उच्चारण देखते हैं। तो जैसे ई के बाद ही जैसा स्वर निकला था, तो उ के बाद उस विसर्ग के साथ उ की मात्रा भी लगेगी। जैसे गुरु, भानु, शिशु, तरु, हु। मतलब हु नहीं बोलना, हु, हु। उ की मात्रा भी के साथ विसर्ग का उच्चारण होगा। अब जब बड़ा उ हो तो बड़े उ के बहुत कम प्रसंग आते हैं, पर वधु इत्यादि शब्दों के द्वितीय बहुवचन में बनता है। ऊ हु, फिर बड़े उ के साथ उस विसर्ग का उच्चारण हम करेंगे, जैसे वधूहु, धेनुहु। अब बात आती है उ के बाद आती है री की बात। री के संबंध में एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एक मूर्धन्य स्वर है, पर इसका पूर्व काल में जो उच्चारण होता था वो अब आधुनिक काल में लगभग लुप्त हो गया है। कुछ वैदिक लोग इसका उच्चारण करते हैं, पर प्राय लौकिक संस्कृत में जो उत्तर भारत के लोग हैं वो उसका उच्चारण ई की तरह करते हैं, री बोलते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो उसका उच्चारण ऊ की तरह बोलते हैं। और नॉर्थ के लोग कहते हैं संस्कृत, और दक्षिण भारत के लोग बोलते हैं संस्कृत। तो क्रू माने रू और री इसके समान उच्चारण होता है, तो वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार री के साथ भी प्रायः विसर्ग बहुत कम आता है, क्योंकि जो ऋकारांत शब्द हैं पुल्लिंग के वहां कहीं भी री के साथ विसर्ग नहीं आता है। पर स्त्रीलिंगी ऋकारांत शब्द जैसे मातृ शब्द है या दुहितृ शब्द है, उसके द्वितीय में दीर्घ री के साथ विसर्ग आता है। तो मातृ या मातृहु, जिस प्रांत में आप रहते हैं उस तरह से उसका उच्चारण कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं ए के साथ विसर्ग का उच्चारण। ए के साथ उच्चारण में विसर्ग में ए जुड़ जाएगा। ए हे, ए हे, मुने हे, रवे हे, हरे हे, और कपे हे। इस तरह से ए तक के उच्चारण हमने देख लिए। अब हमें देखना ऐ का उच्चारण। तो आइए दूसरी साइड पर चलते हैं। अब आई के उच्चारण में एक खास बात है कि आई के साथ हाई ऐसा नहीं होता है। आई और आउ केवल यही दो स्वर ऐसे हैं जिनके साथ जब विसर्ग का उच्चारण होता है तो उस स्वर की तरह नहीं होता। जब आई के साथ विसर्ग का उच्चारण होता है तो मुनि में जो ही लगाया हमने वैसा आई ही लगता है, और जब आउ के साथ होता है तो आउ हऊ ऐसा नहीं होता, आउ हु। तो औ के साथ हु की तरह उच्चारण और आई के साथ ही की तरह उच्चारण। तो चलिए आई के बाद विसर्ग का उच्चारण हम देखते हैं। उससे पूर्व अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, इसे अपने संस्कृतानुरागी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ, अपने कमेंट्स करना न भूलें। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण आई के। तई ही तृतीया के बहुवचन में प्रायः बहुत सारे शब्दों में ये अकारण शब्दों में तो बनता ही है, नपुंसकलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। तई ही, सर्वई ही, बालई ही, रामई ही। तो आई ही ऐसा नहीं कहते, आई ही। अब आइए ओ। ओ में तो वैसे ही होता ओ हो। उकारांत शब्दों के जो जब हम रूप चलाते हैं
तो गुरोह गुरुवोह गुरुषु। तो ऐसे प्रसंग में ओ के शब्द तो बहुत सारे मिलते हैं, औ के उदाहरण कम मिलते हैं। तो गुरोह, ओह, ओह, गुरोह, भानोह, तरोह, विष्णोह। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। अब हम देखते हैं औ की मात्रा के साथ जब विसर्ग लगता है तो वो हु की तरह हो जाता है। द्यौः, ओम द्यौः अंतरिक्षध्वं शांति पृथ्वी, उसमें द्यौः या गौः। तो इस तरह ये आज के इस एपिसोड में या आज के इस वीडियो में आशा है कि आप लोगों को विसर्ग का उच्चारण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं। हालांकि फ्लो में बोलते समय इस उच्चारण में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, पर हमें कम से कम नियम मालूम होना चाहिए और बोलते समय हम ये प्रयास करें कि हम विसर्ग का उच्चारण इन नियमों के अनुसार ही करें। इसी तरह अनुस्वार के उच्चारण के भी बहुत सारे नियम हैं और अनुस्वार तो पंचम अक्षर में भी बदल जाता है। तो इस संबंध में एक वीडियो बना हुआ है, उसकी लिंक मैं ऊपर लगा रही हूँ आई बटन पर। अगर आपको विस्तार से उसकी जानकारी चाहिए तो आई बटन पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप उस अनुस्वार के स्थान पर होने वाले पंचम वर्ण के से संबंधित वीडियो को अवश्य देख लें। आशा है कि विसर्ग का उच्चारण करने के ये महत्वपूर्ण नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और संस्कृत पढ़ते समय आप इन नियमों का ध्यान रखकर विसर्ग का उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के किसी महत्वपूर्ण नियम या नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।